आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। इंसानी हकूक़ के मुक़दमे लड़ने के लिए मशहूर दो वकील ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट केस में वकला बरादरी इंसाफ की तलबगार क्यों है? क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा? उन्हें कोई शुबा है? इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक मोअज़्ज़ज़ जज के 9 उम्र साहबजादे ने 2 इंसानी जानें अपनी गाड़ी से कुचल दी और फिर 5 दिन बाद ज़मानत भी हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। मगर पहले सादुर रहमान उर्फ़ डक्की भाई का जुए के ऐप्स का मुबैना केस और इस केस के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ाती एजेंसी की कारकर्दगी के बारे में उठने वाले संगीन सवाल। जी, तो मतलब कि आज का शो इंसाफ के बारे में है और जिसको हम प्यार से पाकिस्तान में निज़ाम कहते हैं। और अगर आप इस निज़ाम के हथों चढ़ गए तो आप अच्छा, कौन इस निज़ाम के हथों चढ़ते हैं, कौन इस निज़ाम से बिल्कुल ही बरी हो जाते हैं, और अगर आप फंस गए तो निकलने का तरीका क्या है, ये एक आज हम सबक सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जहाँ तक सादुर रहमान और डक्की भाई की बात है, आप मशहूर यूट्यूबर हैं, आप अच्छी तरह से उनको जानते हैं। 17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA के अफसरान उनको गिरफ्तार करते हैं। इल्ज़ाम लगता है कि आप गैम्बलिंग ऐप्स, बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड किया है और आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ठीक है जी, यहाँ तक तो सही है। 100 दिन तकरीबन कस्टडी में गुजरते हैं, फिर रिमांड होती है, फिर वो एक्सटेंड होती है हस्बे मामूल, जैसे इन केसेस में आप देखते हैं। 25 नवंबर को जमानत पर डक्की भाई को रिहा किया जाता है। लेकिन इस दौरान एक ट्विस्ट आती है इस केस में, जब उनकी अहलिया अरूब जत्तोई उल्टा NCCIA के एहलकारों पर एक केस फाइल कर देती हैं, FIR दर्ज करती हैं। इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने 90 लाख रुपए बतौर रिश्वत डक्की भाई और उनके घर वालों से ली है। एक FIR रजिस्टर होती है 9 अफसरान के खिलाफ, कुछ गिरफ्तार होते हैं, कुछ रूपोश हो जाते हैं, कुछ इस्तीफ़ा दे देते हैं। और तहकीकात के दौरान ये भी हमें पता लगता है कि एक अफसर ने डक्की भाई पर दबाव डालकर उनको मजबूर किया कि उनकी बाइनेंस, जो एक क्रिप्टो वॉलेट होती है, ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है, अपने बाइनेंस अकाउंट से $326,000 ट्रांसफर आउट किए हैं। लगभग 9 करोड़ रुपए। लगभग 9 करोड़ रुपए, तो कैसे कहते हैं लंबे नोट। पिछले रोज इतवार के रोज डक्की भाई ने अपनी तकरीबन 100 दिन की खामोशी तोड़ी और एक तकरीबन घंटे की ड्यूरेशन का वीडियो अपलोड किया, जिसमें से कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि हिरासत में उनके साथ क्या किया गया, किसने किया और बिल आखिर वो बचे कैसे। सुनिए। हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता है चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो। मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुँह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुँह ते कर, मुँह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मेरे आईओ के अलावा जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे FIR होने वाली है। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या FIR है और मैंने किया क्या है। तो जो प्राइवेट बंदा है जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे ISI है, तेरे पीछे MI है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तुझे पता ही नहीं है कि तूने क्या किया। तो वो मेरे पे ये इंप्रेशन डाला कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। कहता कि भाई लगता है तुझे सारा पैसा कब्र में लेके जाना है, पैसे आप फिर कमा लोगे, आप अपना मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ा। तो जब मैं कोर्ट से NCCI ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख के कहा डक्की तेरे से पैसे किसने लिए। मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। साथ मैंने उनको ये भी बताया कि
जब मैं NCCI की कस्टडी में था तो वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे MI लगी हुई है। तब उसने मुझे कहा कि जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उस इदारे से हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया, तो लेट मी एंड माई टीम हैंडल इट। तो ये था डकी भाई के वीडियो के कुछ हिस्से, कुछ पॉइंट्स जो वो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। अब कई सबक सीखे जा सकते हैं इसमें से। एक तो कि इदारे के नाम बदलने से कुछ नहीं होता अगर वही लोग उस इदारे को दोबारा चलाएंगे। NCCA FIA साइबर क्राइम से NCCIA की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा कि अगर डकी भाई गिल्टी भी हैं, अब बात वहां से बहुत आगे निकल गई है, अगेन इन अफसरान की वजह से। अच्छा, लेकिन मेरे लिए जो सबसे जो अहम सबक है यहाँ पर वो ये है कि अगर आपने इस समुंदर में तैरना है और आपके पीछे शार्क लग गई तो फिर आपको वेल मछली के साथ दोस्ती करना जरूरी है। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि बकौल डकी भाई NCCIA वाले ऑफिशियल्स पे प्रेशर डालते थे कि यार MIA तेरे पीछे है, ISI तेरे पीछे है। इवेंचुअली जिस बंदे ने इनको बचाया अकॉर्डिंग टू हिम वो MI का ही बंदा था। अच्छा, अब ये है डकी भाई, ये एक अमीर इंसान है और एक बहुत मशहूर इंसान है। आपको कम ही लोग मिलेंगे पाकिस्तान में जो जिनको इनको नहीं जानते। आप इनको अच्छा समझें या बुरा समझें वो एक अलग बात है। अब फर्ज करें कि कोई और बंदा इसी तरह इनके हाथों चढ़ जाए, क्या ऐसी इंटरवेंशन उसके लिए मुमकिन है? मेरा नहीं ख्याल। वो मर भी सकता है, वो मर भी सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं पिछले साल की, यहाँ कराची की मिसाल है। 2024 में मई में एक आलियान नाम का शख्स इराक से वापस आता था, कराची एयरपोर्ट लैंड करता है, वहाँ से अपनी गाड़ी में जा रहा है। कहीं इसको शारा फैसल पर वायरलेस गेट के नज़दीक कुछ सादा लिबास में कुछ लोग इसको रोकते हैं, उठा लेते हैं। अगले रोज इनके मामू को कॉल जाती है इनके फोन से कि जी आपका जो नेफ्यू है वो हमारे साथ है, 15 लाख रुपए निकाल दें, हम इसको वापस कर देंगे, हम CTD के लोग हैं, नहीं तो इस पर दहशतगर्दी का पर्चा डलेगा। अच्छा, मामू जाते हैं वहां पर, पैसे देते हैं। वहां पर भी डायरेक्ट पैसे नहीं होते, एक प्राइवेट पर्सन, जैसे डकी भाई भी कह रहे हैं ना, प्राइवेट पर्सन, एक प्राइवेट पर्सन आता है, कहता है यार मुझे दे दो, वो पैसे उसको देते हैं और कुछ फिर पुलिस अफसरान बाहर निकल कर उसके भतीजे को और उसके सामान को वापस कर देते हैं। सिर्फ उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने पूरी अपनी चेकिंग नहीं की, अपनी रिसर्च नहीं की, और उनको ये नहीं पता था कि आलियान के मामू रेंजर के कमांडर हैं। फिर क्या हुआ कि एक दफ़ा ये पूरा कार्रवाई हो गई तो रेंजर्स वहां पर पहुंचे, इन सबको उठाया और इन सबको वहां से गिरफ्तार कर दिया। एक SSP फिर वहां से मुअत्तल हो जाते हैं, SSP इमरान शौकत, राइट। तो अगेन अगर कोई प्राइवेट सिटीजन होता, अगर आलियान का मामू रेंजर्स में ना होते, अगर डकी भाई की किसी तरह रसाई MI तक नहीं पहुंची होती तो इनका क्या हाल हुआ होता। जहां तक ये सरफराज चौधरी डायरेक्टर NCCIA की बात है तो ये काफी वेल नोन कैरेक्टर है। इनफैक्ट जिसने तफ्तीश की थी डकी, जिन्होंने तफ्तीश की थी, जिन्होंने थप्पड़ मारी थी, और ये तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ही दिखा रहा हूं ना, उन्होंने बाकायदा अकॉर्डिंग टू डकी भाई, उनके 7 साल का बेटा है ये सरफराज चौधरी का, उसने उसको वीडियो कॉल पर ऑन किया और कहा कि जी यही वो बंदा है ना जिसकी तुम वीडियोस देखते हो बड़े शौक से, अब गाली निकालो उसे, और उसको सामने वीडियो चैट पर उसको थप्पड़ मार रहा है और कह रहा है कि तुम हमारे कौम के बच्चों को बिगाड़ रहे हो। अच्छा, जहां तक सरफराज चौधरी की बात है तो एडवोकेट हादी अली चट्टा, जो आपको पता है कि जो नाम सो कॉल्ड ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप है, उनके जो अलेजेड विक्टिम्स हैं उनकी भी केस लड़ रहा था। हादी अली चट्टा के साथ क्या हो रहा है वो भी हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताते हैं। इनका कहना है, अगर इनकी ट्वीट हम दिखा दें हादी अली चट्टा की, कि ये वही सरफराज चौधरी हैं जिन्होंने कई 100 नौजवानों को, पाकिस्तानी नौजवानों को झूठे ब्लास्फेमी केसेस में फंसाया है। अकॉर्डिंग टू हादी अली चट्टा, ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के बेहेस्ट और उनकी कोऑपरेशन में। अगर आप इनकी टेस्टिमनीज देखें सरफराज चौधरी की अदालत में, तो बार बार दीन की बात होती है, बार बार अखलाकियात की बात होती है। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक पर्सोना कुछ और होता है और प्राइवेट में ये हरकतें होती हैं। लेकिन इस तरह के जो इदारे हैं शाहजेब, और इस तरह के जो किरदार हैं, ये इस तरह ऑपरेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये आखिरकार कई लोगों के काम भी आते हैं। जी
और ज़रा इसमें मैं बस ये ऐड कर दूं कि जिन साहब का नाम लिया है डकी भाई ने अपने इसमें, आपने कहा वेल नोन है, नोटोरियस हैं, मतलब उनकी रेपुटेशन जो है, अब हम हकीकत नहीं जानते हैं, पता नहीं वो कोई इंक्वायरी भी फेस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हम अक्सर ये सुनते हैं हम सरकार की तरफ से कि जी के हर इदारे में गंदे अंडे होते हैं और क्या ब्लैक शिप होती हैं। लेकिन हमने ये देखा है FIA जो हुआ करती थी, फिर ये NCCIA बन गया है, हमने एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा है जहाँ पे अब्यूज़ ऑफ पावर है, जहाँ पे इम्यूनिटी है, जहाँ पे ऐसे अफसरान को ला के लगा दिया जाता है विक्टिमाइजेशन के लिए जिनका कोई ना एक्सपर्टीज़ है, ना ही उनको इन्वेस्टिगेट करना आता है, ना ही उनकी कोई ऐसी आला क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये जो तसलसल है ये तो बरसा बरस का है। ये तो डकी भाई चूंकि उनकी इतनी फॉलोइंग है या जो इतना हाई प्रोफाइल केस है कि ये बातें खुलकर आईं, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि उनकी किसी तरह से पहुंच हो गई मजीद ऊपर, तो उनको रिहा किया गया और अब वो इस पोजीशन में हैं कि वो ये बात कर सकते हैं। ये सहूलत जो है बाकी हमारे मुल्क के लोगों को मैसर नहीं है कि वो जो है ना आपने जगह वेल मछली तक वो पहुंच सकें। वो तो शार्क को जो उनके पीछे छोड़ दी जाती है तो वो अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इशारे हैं हम सब के लिए। अच्छा, कुछ फिर कि आप कैसे इससे निपटेंगे जब तक आप ये चीज़ें एड्रेस नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट अबाउट वन पर्सन, वन ऑफिशियल इन NCCI। कुछ इसमें दो फिल इन द ब्लैंक हैं। डकी भाई का चूँकि जिक्र हो रहा है, BBC की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यह था कि वो जो था ना कि डिजिटल वॉलेट से इतने लाख डॉलर जो कि 9 करोड़ रुपए के बराबर बनते हैं वो ज़ाती अकाउंट में जमा हो गए। फिर जब ये शोर मचा तो फिर शो किया गया कि ये जो है सरकारी वसूली है, ठीक है। और अब जो है 9 अहलकार जो हैं इस वक्त वो 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में जो हैं वो सस्पेंशन की जो कार्रवाई है वो भुगत रहे हैं। और NCCI का तर्जुमान जो है वो कह रहा है कि बदनवानी में अफराद मुलविस होते हैं, इदारे मुलविस नहीं होते। इस इदारे में किसी भी तरह की करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। हालांकि इदारे इंडिविजुअल से ही बनते हैं और आप जनरली कल्चर वहाँ से आप बता चुके हैं कि ये जो NCCI है असल में ये FIA का जो साबिक साइबर क्राइम विंग था उसकी एक नई शक्ल है। देखिए, जब आप एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी ब्रीड करेंगे टॉप लेवल से नीचे तक कि भाई इस बंदे को उठाना है, इसके ऊपर तुमने जो मर्जी केस ठोकना है तुम ठोक दो, ठीक है, तो फिर जिनसे आप ये काम कराते हैं वो फिर जाहिर है कि वो फ्रीलांसिंग भी करेंगे साथ साथ। हमने कितनी दफा ये केस देखा है। रावणवाल की एक मिसाल है आपके सामने, आबिद बॉक्सर है। इस तरह अगर हम सिर्फ नाम गिनते रह गए तो मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते का प्रोग्राम ये भी यहाँ पर ये भी एसेट्स हैं। जब वो फिर अपने एसेट्स बनाने के चक्कर में बन जाते हैं ना तो फिर कभी कभी थोड़ा सा मसला आता है। बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पर अगर कोई ईंट लेके आपके पीछे भाग रहा है ना कि मैं तो सर फाड़ दूंगा, तो या तो आपके हाथ में पत्थर होना चाहिए या तो फिर आपके पतले तक रसाई होनी चाहिए, अदरवाइज आपका कोई सीन नहीं है। और इसी पॉजिटिव नोट पर एक वक्फा ले लेते हैं।